Hello and welcome to Target Gurukul. I am your math teacher रोहिणी एंड लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पता ही है हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज भी हम वही सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड आज भी हम अपने कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे एंड इसी कॉन्सेप्ट से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इन एन एग्जामिनेशन 55% स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 35 स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स एंड 20% स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। यानी कि एक एग्जाम में 55% जो थे वो इंग्लिश के स्टूडेंट्स पास हुए थे, इंग्लिश में बच्चे पास हुए थे, 35 मैथ्स में पास हुए थे और 20% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों में पास थे। ठीक है, तो इफ 1200 स्टूडेंट्स आर फेल्ड देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 1200 स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं एग्जामिनेशन में, मतलब ना तो वो हिंदी में पास है ना इंग्लिश में पास है, फेल हो गए हैं एग्जामिनेशन में, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया था। तो ये आपके इंग्लिश के स्टूडेंट हो गए, सॉरी मैथ्स के। ठीक है, मैथ्स में कितने हैं, 55% है, और ये आपके इंग्लिश के स्टूडेंट हो गए। ठीक है, ये आपके इंग्लिश के स्टूडेंट हो गए जो कि कितने थे, 35%। और यहाँ पे दिया गया है कि 20% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो दोनों में पास थे, यानी कि मैथ्स में भी पास थे और इंग्लिश में भी पास थे। यानी कि ये जो 20% स्टूडेंट्स हैं ये मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों में पास थे। ठीक है, तो स्टूडेंट पास कितने हुए, पहले तो हम ये काउंट कर लेते हैं, स्टूडेंट पास। तो देखो स्टूडेंट पास कितने हुए, 55 प्लस 30 माइनस 20। ठीक है, सॉरी 35 है ना, 55 प्लस 35 माइनस 20। ओके, 55 मैथ्स के स्टूडेंट थे, 35 इंग्लिश के स्टूडेंट थे, 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो दोनों में पास आउट थे, तो उन्हें तो हम माइनस करेंगे ना, क्योंकि वो दोनों में पास थे, मतलब मैथ्स और इंग्लिश में ये इंक्लूडेड है। तो 55 प्लस 35 माइनस 20, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, यानी कि 70% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पास थे। अब 70% स्टूडेंट पास थे, इसका मतलब है कि 30% स्टूडेंट्स क्या थे, फेल्ड थे। यानी कि स्टूडेंट फेल्ड क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट फेल्ड 100 माइनस 30, यानी कि सॉरी 100, हाँ 100 माइनस 70, यानी कि 30% स्टूडेंट। ओके, तो कितने स्टूडेंट पास थे, 70% स्टूडेंट पास थे और 30% स्टूडेंट्स क्या थे, फेल्ड थे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो 30% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इन्हीं ये 30% स्टूडेंट्स ही क्या है, 1200 स्टूडेंट्स हैं, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है कि अगर 1200 स्टूडेंट्स आपके फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो 1200 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, यानी कि जो टोटल आपके स्टूडेंट्स बैठे थे उनका 30%, यानी कि ये, ठीक है, 30% यानी उनका 1200 बच्चे हमारे फेल हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 30% स्टूडेंट क्या है, फेल्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30% इज इक्वल टू 1200, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30% इज इक्वल टू 1200। ठीक है, अब 100% इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 1200 अपॉन 30 इंटू 100,
यानी कि 4000। ओके, यानी कि टोटल 4000 स्टूडेंट जो थे वो एग्जाम दे रहे थे। ठीक, समझ आया? 100% इज इक्वल टू 1200 अपॉन 30 इंटू 100 करेंगे तभी तो स्टूडेंट्स जितने हमारे निकले थे, सॉरी स्टूडेंट ने जिन्होंने हमारे एग्जाम दिए थे वो निकल आएंगे, है ना। तो देखो फिर से एक बार समझ लो, टोटल मैथ्स के स्टूडेंट 55 थे, इंग्लिश के स्टूडेंट 35 थे। 20% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने दोनों ही एग्जाम्स दिए थे, मतलब दोनों में ही पास आउट हुए थे, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी। ठीक है, तो स्टूडेंट कितने पास हुए हैं? 55 प्लस 35 माइनस 20, यानी कि 20 इसलिए माइनस किया है क्योंकि 55 और 35 में वही 20 स्टूडेंट्स आ जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने दोनों एग्जाम पास आउट किया है, तो इसीलिए। ठीक है, यानी कि 70% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम पास किया है। फेल के लिए क्या कर देंगे? जब 70% पास आउट हैं, इसका मतलब है ऑब्वियस ही बात है 100 में से 70 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30% का मतलब क्या है? 1200 स्टूडेंट्स क्या थे? फेल्ड थे। अब हमें स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे वो निकालने के लिए 100% इज इक्वल टू 1200 अपॉन 30 इंटू 100 कर देंगे, यानी कि जो भी 30% स्टूडेंट्स फेल हुए थे, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स अपॉन 30%, जितना भी स्टूडेंट फेल हुए थे उसका परसेंटेज इंटू 100, ये कर देंगे तो हमारे 4000 स्टूडेंट्स ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4000। आपको ऑप्शन में 4000 जहां पर भी मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए आप 4000 लगा दोगे। ठीक है, या इसी कॉन्सेप्ट से अगर अलग क्वेश्चन मिल जाए, कॉन्सेप्ट आपका यही रहे, तो आप तब भी राइट आंसर लगाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2000 पीपल लिव्ड इन अ विलेज इन 1975। 1975 में 2000 पीपल्स, 2000 इंसान, 2000 लोग एक गांव में रहते थे। ठीक है, इन 1981 द मेल पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 10%। 1981 में क्या हुआ? जो मेल पॉपुलेशन थी यानी कि लड़कों की संख्या थी, आदमियों की संख्या थी, उसमें वृद्धि हो गई, वो बढ़ गई 10%। ठीक है, एंड द फीमेल पॉपुलेशन हैज डिक्रीज्ड बाय 6%। और फीमेल पॉपुलेशन जो थी यानी कि लड़कियों की संख्या में कमी आ गई, लड़कियों की पॉपुलेशन जनसंख्या में कमी आ गई 6% की। बट द टोटल पॉपुलेशन हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड है, होगा अनचेंज्ड। ठीक है, यानी कि बट जो टोटल पॉपुलेशन हुई वो अभी भी चेंज नहीं हुई थी। हमें यहाँ पे 1975 में मेल्स की संख्या बतानी है, यानी कि 1975 में कितने मेल थे। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ पे मेल की जनसंख्या बतानी है, पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बताने हैं, नंबर ऑफ मेल्स बताने कि 1975 में कितने मेल्स थे। ठीक है, तो चलो समझते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, देखो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लिया आप लोगों ने, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेल पॉपुलेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि मेल पॉपुलेशन क्या थी 1975 में? x थी। ठीक है, लेट नंबर ऑफ मेल्स इन 1975 इज x। ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स क्या थे 1975 में? जो लड़कों की संख्या थी, आदमियों की संख्या थी, वो क्या थी? x थी। हमने ये सपोज कर लिया। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फीमेल्स या पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स क्या हो जाएगी इन 1975? वो क्या हो जाएगी? 2000 माइनस x, है ना, क्योंकि 2000 पीपल्स क्या थे 1975 में उस गांव में रह रहे थे। ठीक है, जिसमें से x तो हमारे क्या हो गए? x हमारे हो गए कितने मेल पीपल्स रहते थे। अब फीमेल की जब जनसंख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 2000 माइनस x ही तो कर देंगे, तभी तो हमें फीमेल्स कितनी है वो मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, बट एज पर क्वेश्चन,
यहाँ पे दिया गया है कि 1981 में मेल पॉपुलेशन क्या हो रही थी, वो इंक्रीज हो जा रही थी 10% से, ठीक है। यानी कि जो 1975 में मेल्स की संख्या थी वो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितनी इंक्रीज हो जा रही थी, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा था मेल्स की पॉपुलेशन में, ठीक है। तो यानी कि 110% हो गया, 110 अपॉन 100, ठीक है। यानी कि 100% में से ही तो हम सारा वो सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल मेल के नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ मेल्स इन 1975 इनटू जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी वो, ओके, अपॉन 100%, ठीक, प्लस फीमेल्स का। अब फीमेल्स का क्या हो जाएगा, फीमेल्स की 1975 में क्या थी, कितनी फीमेल्स थी, 2000 माइनस एक्स इनटू फीमेल्स की पॉपुलेशन में कितनी कमी हो रही थी, फीमेल्स की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी बाय 6%, है ना। तो 6% यानी कि 100 माइनस 6%, तो कितना आ जाएगा, 94 अपॉन 100, ओके। नाउ इतना क्लियर है, इज इक्वल टू 2000, ओके। क्योंकि टोटल यहाँ पे पीपल्स कितने थे 1975 में, 2000 थे, इज इक्वल टू 2000, क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 11x, या तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अभी इसको 0 को नहीं हटाते हैं, देखो ये हो जाएगा x 110 माइनस 94 प्लस 2000 इंटू 94, ठीक है, इज इक्वल टू 2000 इंटू 100, ठीक है। क्योंकि नीचे का एलसीएम अगर लेंगे हम लोग तो 100 ही होगा, और 100 को उधर साइड भेज देंगे तो 2000 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एंड यहाँ पे x को हमने क्या किया है, x को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, x को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया, क्लियर, ओके। अब देखो, क्योंकि यहाँ 94 से x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमने कॉमन लेके लिख लिया है, क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 2000 100 माइनस 94, which means 16x इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7500, 750, ठीक है। यानी कि टोटल मेल्स कितने थे 1975 में, 750 थे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मेल्स कितने थे 1975 में, हमने सपोज कर लिया x थे। फीमेल्स की पॉपुलेशन हमने सपोज कर ली कि टोटल पॉपुलेशन जो थी उसमें से अगर हम मेल्स की पॉपुलेशन को माइनस कर दें तो वहां से हमें फीमेल्स की पॉपुलेशन मिल जाएगी, क्लियर। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि 2000 पीपल लिव्ड इन अ विलेज इन 1975। 1981 में क्या हो रहा था, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जा रही थी, ठीक है। तो टोटल जो 1975 में मेल की पॉपुलेशन थी वो इनटू 10% का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो 110 अपॉन 10 प्लस फीमेल्स की पॉपुलेशन 1975 में 2000 माइनस एक्स हमने सपोज किया है, इसमें डिक्रीज हो रहा है तो 94 अपॉन 100 इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन जो थी 1974 में, 1975 में। उसके बाद इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू 750 आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मेल्स इन 1975 इज इक्वल टू 750। अगर नंबर ऑफ फीमेल्स पूछा गया होता तो 2000 माइनस 750 कर देते तो नंबर ऑफ फीमेल्स हमारा आ जाता, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ log base 4x plus log base 2x is equal to 6 then x is equal to, x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक चीज आपको पता होगी कि log बेस y x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log बेस y x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम log x अपॉन log y लिख सकते हैं भाई। log बेस y x इज इक्वल टू log x अपॉन log y हम लिख सकते हैं इसको। सेम वही चीज हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, सेम यही फॉर्मूला। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन दिया गया है आपका log 4x प्लस log 2x इज इक्वल टू 6। ठीक है, अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा, सेम यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है। तो देखो log x अपॉन log 4 हो जाएगा ये, क्योंकि log y बेस x को हम इस तरह से लिख सकते हैं log x अपॉन log y। सेम वही चीज तो हमने यहाँ पे की है, इसी तरह हम इधर भी कर देते हैं log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ओके क्लियर। अब देखो log 4 है, log 4 को हम क्या लिख देते हैं? log x ऊपर का ऐसे ही रहेगा, log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? log 4 को हम log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और log 2 का स्क्वायर यानी कि log x टू द पावर y अगर दिया गया हो तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं y log x, है ना। यानी कि ये पावर जो होती है ये log के आगे आ जाती है, तो हमें यही चीज यहाँ पे फॉलो करनी है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 log 2 प्लस log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये हो जाएगा log हो जाएगा log x प्लस 2 log x अपॉन 2 log 2। ठीक है, इज इक्वल टू 6। ये हो गया क्लियर, इतना समझ आया। ये log x प्लस log x अपॉन 2 log 2 प्लस log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू 6। इसका जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ये जो log 2 है इसको हम 6 के पास भेज देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? log x प्लस 2 log x इज इक्वल टू 6 टू 12 log 2। ठीक है, एंड 1 log x प्लस 2 log x इज इक्वल टू 3 log x इज इक्वल टू 12 log 2। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा? log x इज इक्वल टू, इस 3 को हम 12 के पास भेज देते हैं तो 12/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 log 2, विच मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर log y log x दिया गया है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? log x टू द पावर y, है ना। अभी आप लोगों ने ये चीज देखी, तो log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log 2 द पावर 4। ठीक है, तो यानी x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपके 2 की पावर 4 ही दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके नहीं लिखा। ठीक है, वरना 2 की पावर 4 अगर दिया हुआ तो 16 होता है। ठीक है, अगर 16 आंसर में होगा तो वो भी करेक्ट होगा, और अगर 2 की पावर 4 दिया गया होगा तो वो भी करेक्ट होगा। समझ में आया? क्वेश्चन आपका दिया गया था log बेस 4 x प्लस log बेस 2 y, सॉरी x इज इक्वल टू 6,
यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। हमें ये फॉर्मूला पता है कि log y बेस x इज इक्वल टू क्या होता है, log x अपॉन log y। सेम वही, बस इसी फॉर्मूले का सारा खेल था। यही फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट अगर यही फॉर्मूला आपके माइंड से स्किप हो जाता है तो आप ये क्वेश्चन टच भी नहीं करोगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स में फॉर्मूले उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कुड बी प्लेस्ड इन द रूम ऑफ डायमेंशन 10, 8 एंड 6 मीटर इज। यानी कि आपको एक रूम दिया गया है, ठीक है, 10 डायमेंशन, 8 डायमेंशन और 10, 8 और 6 मीटर डायमेंशन का, ठीक है। इस डायमेंशन का आपको एक रूम दिया गया है, उसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल क्या होगी, यानी कि लॉन्गेस्ट पोल की लेंथ क्या होगी, ठीक है। जो सबसे रूम में सबसे लॉन्गेस्ट पोल होगा उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको रूम दिया गया, तो रूम आप सभी जानते हो क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है ना, क्यूबॉइड होता है, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे दिया गया द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल का मतलब है कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है रूम में वो क्या है ना। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वही फाइंड करने के लिए तो दे रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये आपकी ये C से लेकर F तक की ये जो है ये आपकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, ठीक है, इसलिए ये आपकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको आप इग्नोर करो, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, C टू दिस पॉइंट, ओके। तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आपकी मांग रहा है यानी कि C टू F, ओके। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। अब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को हम या लॉन्गेस्ट पोल को की लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि ये क्या हो रहा है, डायगोनली हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड is equal to root over length square plus breadth square plus height square, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर रूट में, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल फॉर्मूला लगेगा, बस आपको वैल्यूज भी दी गई हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये था, मैंने समझा दिया। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको ये पता है, रूट ओवर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो लेंथ क्या दी गई है, 10 मीटर, यानी कि 10 का स्क्वायर, प्लस ब्रेथ कितनी गई है 8 प्लस 6 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, विच मीन्स रूट ओवर 200, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 10√2 मीटर, क्लियर, समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा ट्रिकी नहीं था, बस कॉन्सेप्ट की बात थी, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन 1950 डिग्री माइनस कॉस 1950 डिग्री वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो साइन 1950 डिग्री माइनस कॉस 1950 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन 1950 डिग्री माइनस cos 1950 डिग्री
इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, साइन 1950 डिग्री को हम किस तरह से लिख सकते हैं, साइन 10 इंटू 180 डिग्री प्लस 150 डिग्री, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कॉस 1950 डिग्री को भी हम सेम इसी तरह लिख देते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस ये आप लोगों से पूछे जा चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस में, ठीक है, पेपर में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तभी मैं करवा रही हूँ, ओके। पर ना आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, ठीक। देखो साइन 1950 डिग्री माइनस कॉस 1950 डिग्री को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 10 इंटू 180 डिग्री प्लस 150 डिग्री माइनस कॉस 10 इंटू 180 डिग्री प्लस 150 डिग्री। अब 180 डिग्री दिया गया है तो साइन और कॉस तो चेंज होगा नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 150 डिग्री माइनस कॉस 150 डिग्री, ठीक है। अब देखो साइन 1950 से ये छोटा हो गया 150 डिग्री, ठीक है। अब देखो आप क्या करेंगे, साइन 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस 90 प्लस 60 ये लिख सकते हैं। साइन 150 को हम साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, 90 में 60 प्लस करोगे तो 150 ही आ जाएगा। और कॉस 150 को भी हम यही लिख देते हैं। साइन 90 प्लस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा यानी कि साइन 60 डिग्री, ओके। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये हो जाएगा √3 + 1/2। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। समझ आया। साइन 1950 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस को भी हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, तो यहाँ से साइन 150 माइनस कॉस 150 मिल गया। अब इसको भी हम अलग अलग तोड़ के लिख लेते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा आपका कॉस थीटा होता है, साइन कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा है। आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इफ एफ एक्स एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड एफ वाई कॉमा एक्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ये चीज गिवन है, ठीक है, यानी कि एफ एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई दिया गया है। ये एक्स वाई इज इक्वल टू दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स प्लस वाई है, ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, रिप्लेसिंग एक्स बाई एक्स प्लस वाई बाई 2, यानी कि हम जो x है उसे हम किस में चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे उसे हम x प्लस वाई बाई 2 में, ठीक है। एंड जो y है, एंड y को किस में रिप्लेस कर देंगे, y बाई एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो गिव्स एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो अर्थमेटिक मीन किस तरह से हम फाउंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स कॉमा वाई प्लस एफ वाई कॉमा एक्स अपॉन 2, ये आपका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ना। हमें क्या करना है, ये जो हमारा इक्वेशन आया है एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ये दिया गया है, और एफ वाई कॉमा एक्स जब हम लिखेंगे तो वाई पहले आ जाएगा, एक्स बाद में हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। क्लियर। तो मैंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है, बट आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस का है तो कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर माइनस का ये प्लस का है तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि आपका इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इसमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दिया गया था आपका क्वेश्चन ये, हमने क्या किया, x को x प्लस वाई बाई 2 से रिप्लेस कर दिया एंड y को x माइनस वाई बाई 2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है कि एफ एक्स कॉमा वाई प्लस वाई कॉमा एक्स अपॉन 2 होता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, इसीलिए, ठीक है। तो एफ एक्स कॉमा वाई यहाँ से निकल आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, एंड इसी तरह एफ वाई कॉमा एक्स भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, जस्ट इसका साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको ये लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ये आपके 6 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा जितना अभी तक मैंने बताया। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ओके, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस कट बाय द पेयर ऑफ लाइन्स 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज। हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस दिया गया है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यूज को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो पहले तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बिकॉज यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया गया है तो सिर्फ एक्स की वैल्यूज को ही हम कंसीडर करेंगे, विच मीन्स कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 1, और y की वैल्यू
किसके इक्वल हो जाएगी, y की वैल्यू हम 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस के उस पे लेंथ हमें नहीं फाइंड आउट करनी, हमें x एक्सिस के लिए लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x एक्सिस की वैल्यूज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला पता है। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला आपका। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a क्या है आपका 2 है, c क्या है 1 है, अपॉन 2a यानी 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36। ठीक है, 36 माइनस 4 2 सा 8 अपॉन 4, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस रूट ओवर 36 माइनस 8 यानी कि 7। ये हो गया अपॉन 4। क्लियर। अब देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं ये हो जाएगा 28, सॉरी हो जाएगा 28। ओके, अब देखो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 7 अपॉन 2। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखो, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का रूट 7 अपॉन 2, और x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस रूट 7/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस रूट 7 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस प्लस रूट 7 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x2 माइनस x1 करने वाले हैं। ठीक है, तभी तो हमारा द लेंथ ऑफ ऑन द इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे। तो जब हम x2 माइनस x1 करेंगे, x2 हमारा ये दिया गया है, x1 हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे हमने x2 माइनस x1 कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब देखो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 7 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से ये माइनस 3/2 प्लस 3/2 कैंसिल आउट हो गया, और ये रूट 7 प्लस रूट 7 2 रूट 7 अपॉन 2। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, रूट 7 हो जाएगा। क्लियर। एक बार फिर से समझ लेते हैं, आपके पास आपको क्वेश्चन दिया गया था, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द on the x axis cut by the pair of lines 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6x plus 7y plus 1 is equal to 0। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं बड़ा है एक्चुअली, ये इक्वेशन कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन दी गई थी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, x एक्सिस के लिए निकालना है, तो सिर्फ x की वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लोगों को सभी को याद होगा, वो हमने यहाँ पे लगा दिए, यहाँ वहां से हमें ये चीज मिल गई। क्लियर। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे अब हम x1 में पहले हम प्लस की वैल्यू लेते हैं, x2 में हम माइनस की वैल्यू लेते हैं। उसके बाद x1 x2 की वैल्यू जब हमें मिल गई, तो हमने क्या किया, ये निकालने के लिए हमने x2 माइनस x1 कर दिया। x2 माइनस x1 जब करेंगे तो यहाँ से x ये नहीं होगा। ठीक है, x2 माइनस x1 जब हम करेंगे तो वहां से हमें x2 की जगह पे ये पुट कर देंगे, x1 की जगह ये पुट कर देंगे, और हमारा आंसर सॉल्व करके हम
ये आ जाएगा √7। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इवेल्यूट 1/7 + 5 cos x। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका गिवन है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 + 5 cos x dx। ठीक है, तो cos x यहाँ पे दिया गया है। cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x = फॉर्मूला क्या होता है आपका tan स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस, क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 होता है। cos x को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं भाई, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। तो यहाँ पे cos x दिया गया है, तो हम क्या लिख लेंगे, 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। क्लियर है? तो यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं। अब देखो, लेट t = tan x/2। ठीक है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, cos x = t की, हमने ये जो tan x/2 है इसकी जगह पे हमने क्या सपोज कर लिया कि t, तो 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dt/dx जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो dt/dx जब निकालेंगे तो tan x/2 का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सॉरी डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि tan x/2, ठीक है, जब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि sec स्क्वायर x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2 = 1 होता है। ठीक है, सभी को पता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, सॉरी डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, dt/dx = 1/2 1 + t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम i के इक्वल कर देते हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसमें पहुंचते हैं हम। ठीक है, dt/dx हमें मिल गया, cos x = हम क्या लिखना है, 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/7 + 5, cos x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है, 1 + 1 - t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर इंटू dt/1/2 1 + t स्क्वायर। क्लियर? अब इसके आगे देखो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो 2 है इसको हम बाहर ले जाते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और बाहर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ गया। अब देखो, ये 1 + t स्क्वायर है, ये भी ऊपर चला जाएगा dt के पास। ओके, हाँ, ये दोनों चीजें क्या चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी dt के पास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 + t स्क्वायर dt अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7 + 5 t स्क्वायर + 5 - 5t स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 7 + 7 7 × 7। ठीक है, और 7 - 7t + 7t स्क्वायर
उसके बाद हो जाएगा +5 -5t² और 1 + t²। ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अब देखो, अब इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2dt अपॉन 2t² + 12 इज इक्वल टू dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 + t², 30² + 6। ठीक है, देन आप लोगों को पता है कि 1 अपॉन a² + x² का dx अपॉन a² + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a + c। तो हम यहाँ पे भी वही चीज करने वाले हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन √6 का होल स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू लिख देंगे 1 अपॉन √6 यानी कि 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो x की जगह पे क्या दिया गया, t अपॉन a यानी कि √6 प्लस c। ओके, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन √6 tan इनवर्स, tan t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। t की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, tan x/2। तो ये हो जाएगा tan x/2 अपॉन √6 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। हमें इवैल्यूएट करना था, इंटीग्रेशन करना था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 + 5 cos x dx का। यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले t इज इक्वल टू tan x/2 हमने सपोज कर लिया। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या सपोज कर लिया, tan x/2, क्योंकि यहाँ पे cos x का फॉर्मूला हम tan में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू 1 - tan² x/2, 1 + tan² x/2 होता है। हमने cos x को tan में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे हमने फिर t इज इक्वल टू क्या मान लिया, tan x/2 मान लिया। देन यहाँ पे हर जगह हमने क्या रख दिया, t रख दिया, जहाँ जहाँ पे tan x/2 था। ओके, अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 sec² x/2। ओके, देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 1 + t² हो जाएगा। ठीक है, अब I इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो जहां जहां भी cos x आपका दिया गया है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। ठीक है, और dt अपॉन dx की जगह पे ये हो जाएगा हमारा। क्लियर, देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 अपॉन √6 tan इनवर्स tan x/2 अपॉन √6 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। c आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो c क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन x - 1 e⁻ x dx इज इक्वल टू व्हाट। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे ये इंटीग्रेशन किया सेम वैसे ही इंटीग्रेशन हमें ये भी करना है। तो करते हैं, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। देखते हैं आंसर नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 e⁻ x dx ये दिया गया है।
अब सबसे पहले तो हम क्या कर दें, e टू द पावर x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर माइनस x माइनस dx, ठीक है, माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको अलग से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स dx, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, आइलेट वाला आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, आइलेट वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला मेथड था, सेम वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला हमें फाइंड यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो क्या था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ v dv dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx x, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पे जी है, सी सॉरी, तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस यही फॉर्मूला हमें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसे कैसे करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस का एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है, उसे सबसे लास्ट में लिखते हैं, यानी कि जो सेकंड नंबर पे होगा, फर्स्ट वाला जो फंक्शन होगा वो हमारा जो भी आइलेट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, और सेकंड क्या रखेंगे वो भी फर्स्ट एंड सेकंड क्या रखेंगे हम उसे आइलेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पे करके इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस का x e टू द पावर माइनस एक्स प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस c। अब आपको पता है e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, आप ऐसे ही देख रहे हो, ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। था ना बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, बस फॉर्मूले की बात थी, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट, हर सब्जेक्ट में आपको फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, ओके। तो कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए, बाकी सारी के सारी क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया था i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स dx, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, आई लेट के अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा रखना है, सेकंड फंक्शन कौन सा रखना है, देन हम इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन दी गई है 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 20 इज, ठीक है। हमें क्या करना है, x की पावर 20 का कोफिशिएंट निकालना है इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन आपकी दी गई है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 20, ठीक है।
ये आपका गिवन। इसको हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स टू द पावर 20। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 1 प्लस एक्स के इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये आपको रखना ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 20 ये हो जाएगा। अब देखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n कॉमा r प्लस 1th टर्म इज गिवन बाई, यानी कि जो आपका जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, a प्लस बी की पावर n का, यानी कि ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, a प्लस बी की पावर n का जब हम एक्सपेंशन करते हैं r प्लस 1th टर्म में, तो हमें क्या मिलता है, x टू द पावर 21। ठीक है, क्या मिल जाएगा, x टू द पावर 21 मिल जाएगा। इसके पहले देखो ये क्या हो जाएगा, tn माइनस 1 सॉरी tr माइनस 1 ncr इंटू a टू द पावर r इंटू b टू द पावर n माइनस r। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a टू द पावर n माइनस r, यहाँ पे जैसे ncr इंटू a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r, ये भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना था, अब देखो 21th टर्म इन इक्वेशन 1 हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 है। इन इक्वेशन 1 will contain the coefficient of x to the power 20 and it is given by t21 is equal to 60 c 20 into x की पावर 20 into 1 to the power 40 is equal to 60 c 20 x to the power 20, which means coefficient of x to the power 20 in 1 plus x to the power 60 is 60 c 20, और जब हम उस फॉर्मूले में रखेंगे तो 60 c 40 आएगा। ठीक है, जो अभी मैंने एक और फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, और NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, जब इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 60 c 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। The coefficient of x to the power 20 in the expansion of this equation is, ठीक है, तो हमें क्या करना था, कोफिशिएंट निकालना था x to the power 20 का इस इक्वेशन को एक्सपेंड करके। तो देखो इक्वेशन हमारी ये दी गई थी, इसको हमने किसके इक्वल रख दिया, 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 के इक्वल रख दिया, और इसको हमने समझ लिया इक्वेशन 1 है। ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, r प्लस 1 टर्म कर देते हैं, यानी कि जो भी हमारी पावर दी गई होती है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमने क्या किया यहाँ पे, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे आप चाहो तो लर्न कर लो। tr माइनस 1 इज इक्वल टू ncr कॉमा a टू द पावर r कॉमा सॉरी ncr डॉट a टू द पावर r डॉट b टू द पावर n माइनस r, या फिर ncr a टू द पावर n माइनस r इंटू br। ठीक है,
21th term in equation 1 will contain the coefficient of x to the power 20. यानी कि ये जो 21th टर्म होगा, ठीक है, 21th टर्म जो होगा वो आपका x टू दी पावर 20 की जो कोफिशिएंट होगा x टू दी पावर 20 को वो क्या करेगा, कंटेन करता है, ठीक है, ये 21th टर्म। एंड इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, d टू दी पावर 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCR यानी कि 60 CR, R यहाँ पे क्या होती है, पावर होती है, ठीक है, तो NCR इंटू x टू दी पावर 20 इंटू 1 टू दी पावर 40, ठीक है, n माइनस r करेंगे तो n में से r माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 60 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आ जाता है, 40 आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 60C20 इंटू एक्स टू दी पावर 20। ओके, अब कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 20 क्या हो जाएगा आपके पास, x टू दी पावर 20 का कोफिशिएंट आपका हो जाएगा इन दिस इक्वेशन, ठीक है, 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x टू दी पावर 20 इन 1 प्लस एक्स की पावर 60 इज 6C20 और 6C40, ठीक है, यानी कि इसमें भी रखेंगे इसमें भी रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। क्लियर है, आपको ऑप्शन में दिया गया होगा या तो ये दे सकता है या तो ये दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कुछ भी देगा तो आप लोग इस तरह से सॉल्व करके करेक्ट आंसर फाइंड आउट करो। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बस फॉर्मूला था इसमें, ये फॉर्मूला आप लोग लर्न जरूर कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। ओके, सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे मैथ्स के जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने आपको लोगों को आज इस वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। आगे की जब नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और बहुत मेहनत और दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है। ओके, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको आज सॉल्व करवाए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।